6 दिसंबर 1971 ढाका की ठंडी सुबह एक पाकिस्तानी अधिकारी अपने दफ्तर पहुंचता है। उसकी मेज पर एक फाइल रखी है, बिना नाम बिना हस्ताक्षर। अंदर सिर्फ एक पंक्ति लिखी है, द गेम इज ओवर। वो सन्न रह जाता है। बाहर युद्ध चल रहा है, भारतीय सेना तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन ये संदेश ये किसी अंदरूनी व्यक्ति की तरह लिखा गया है, जैसे किसी को पहले से पता हो कि अंत तय है। कुछ ही दिनों बाद 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना ने ढाका में आत्मसमर्पण कर दिया। इतिहास बदल गया, एक नया देश बना, बांग्लादेश। लेकिन क्या ये सब सिर्फ सैन्य ताकत से हुआ था, या इसके पीछे एक ऐसी खामोश कहानी थी जो कभी खुले मंच पर नहीं आई? 1971 का युद्ध केवल टैंकों, विमानों और सैनिकों की लड़ाई नहीं था, ये सूचना का युद्ध था। और इस युद्ध में भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग पहली बार अपनी असली ताकत दिखा रही थी। इस एजेंसी का नेतृत्व कर रहे थे R.N. काओ, एक शांत, रणनीतिक और दूरदर्शी अधिकारी। उन्होंने 1968 में इस एजेंसी की नींव रखी थी, लेकिन 1971 में उसकी असली परीक्षा थी। पूर्वी पाकिस्तान में चल रहे असंतोष की जानकारी भारत तक समय रहते पहुंच चुकी थी। मुक्ति वाहिनी के साथ समन्वय, स्थानीय समर्थन, सैन्य तैयारी, सब कुछ योजनाबद्ध था। युद्ध जीता गया, लेकिन जीत के बाद असली चिंता शुरू हुई। दिल्ली के बंद कमरों में एक सवाल गूंज रहा था, अब पाकिस्तान क्या करेगा? 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण पाकिस्तान के लिए अपमान था। बदले की भावना स्वाभाविक थी, और इतिहास बताता है कि जब प्रत्यक्ष युद्ध हार जाते हैं तो राष्ट्र अक्सर छद्म युद्ध का रास्ता चुनते हैं। यही वो क्षण था जब भारत ने एक बड़े गुप्त अभियान की शुरुआत की, पाकिस्तान की सैन्य और राजनीतिक रणनीति को भीतर से समझने का अभियान। 1972 से 1974 के बीच पाकिस्तान अपनी सैन्य संरचना को दोबारा खड़ा कर रहा था। उस समय प्रधानमंत्री थे जुल्फिकार अली भुट्टो। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था, हम घास खाएंगे लेकिन परमाणु बम बनाएंगे। ये बयान केवल राजनीतिक भाषण नहीं था, ये एक चेतावनी थी। भारत पहले ही 1974 में पोखरण 1 कर चुका था। ये एशिया की शक्ति संतुलन में बड़ा बदलाव था। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को और तेज कर दिया। इस कार्यक्रम का केंद्र बने अब्दुल कादिर खान। यूरोप से तकनीकी जानकारी और नेटवर्क के सहारे पाकिस्तान ने चुपचाप अपनी परमाणु क्षमता विकसित करनी शुरू कर दी। भारत के लिए यह सीधा खतरा था। यहीं से शुरू हुआ एक लंबा खामोश संघर्ष। सूचनाएं जुटाई गईं, गतिविधियों पर निगरानी रखी गई, सीमाओं के पार नेटवर्क तैयार किए गए, हर गतिविधि का विश्लेषण हुआ। उधर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस भी अपनी ताकत बढ़ा रही थी। 1970 के दशक के अंत तक ये एजेंसी क्षेत्रीय राजनीति में निर्णायक भूमिका निभाने लगी। 1977 में पाकिस्तान में सैन्य तख्ता पलट हुआ, ज़ियाउल हक सत्ता में आए, नीतियां बदली, कठोरता बढ़ी। 1979 में अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप के बाद पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिलने लगा। अमेरिकी सहायता और प्रशिक्षण ने उसकी खुफिया और सैन्य क्षमताओं को मजबूत कर दिया। भारत के लिए यह स्थिति जटिल थी। अब संघर्ष सीधा युद्ध नहीं, बल्कि प्रॉक्सी युद्ध के रूप में उभर रहा था। आतंकी संगठन, सीमा पार घुसपैठ, आंतरिक अस्थिरता, ये नए हथियार थे। 1972 में हुआ शिमला अग्रीमेंट सार्वजनिक रूप से शांति का संदेश था, लेकिन खुफिया एजेंसियां जानती थीं कि कागज पर लिखे शब्द हमेशा जमीनी सच्चाई नहीं बदलते। 1971 के बाद भारत ने अपनी खुफिया नीति में 3 बड़े बदलाव किए: मानव स्रोतों का विस्तार, तकनीकी निगरानी की मजबूती और दीर्घकालिक क्षेत्रीय रणनीति। इन कदमों का असर आगे के दशकों में दिखा। पंजाब में उग्रवाद, कश्मीर में अस्थिरता और अंततः 1999 का कारगिल युद्ध। इन सभी घटनाओं में 1971 के बाद की तैयारियों की झलक दिखाई देती है। अगर उस दौर में खुफिया ढांचे को मजबूत नहीं किया गया होता तो शायद कई घटनाओं की दिशा अलग होती। ढाका की उस सुबह की रहस्यमयी फाइल शायद केवल एक प्रतीक थी, एक संकेत कि युद्ध की असली दिशा कभी कभी मैदान में नहीं बल्कि परछाइयों में तय होती है। इतिहास के पन्नों में जो दर्ज है वो कहानी का केवल एक हिस्सा है। बाकी हिस्सा उन कमरों में छुपा है जहां नक्शों पर रेखाएं खींची जाती हैं, जहां निर्णय बिना शोर के लिए जाते हैं और जहां राष्ट्र की सुरक्षा की असली नींव रखी जाती है। 1971 के बाद भारत ने सीखा, सीमाओं की रक्षा केवल सैनिक नहीं करते, कभी कभी देश की सबसे बड़ी लड़ाई खामोशी से लड़ी जाती है।